हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और आज का ये जो हमारी एक साल का जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसका ये नोवा लेक्चर है। और धन्यवाद आप लोगों का कि अभी तक जितना सपोर्ट मिला आप लोगों का, वो अपने आप में एक जो है ये चीज़ को शो करता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी वीडियो का कंटेंट भी सही है और आप लोग जो है उसे एक्सेस भी अच्छे से कर पा रहे हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे डेडिकेटेड होकर पढ़िए। और ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, तो कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ से आप क्वेश्चन को बना नहीं पाओ। क्वेश्चन को आप बनाओगे, अच्छे से बनाओगे। बस एक बार आप इसका अच्छे से जो है वीडियो को सारा पढ़े के ना, मतलब कंप्लीट वीडियो पढ़ा करो दोस्तों। कंप्लीट वीडियो जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड सेट है उसकी डायमेंशन खुलती है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो है मैं आपको मौखिक बताता हूँ, तो आप उसे याद जब सुनोगे तभी तो याद रहेगा आपके। तो पीडीएफ तो मिलेगी। अभी थोड़ा स्टाफ की प्रॉब्लम चल रही है, एक दो दिन में जैसे ही पीडीएफ बन जाएगा तो पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। लेकिन आपको फिर भी पीडीएफ मिलने के बाद ही वीडियो को पूरा देखना है। आप वीडियो पूरा देखोगे, उसके बाद पीडीएफ में उससे रिवीजन करोगे, तभी आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप रिवीजन ही मतलब केवल पीडीएफ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर बस पीडीएफ डाउनलोड का उनका विचार रहता है। अरे ऐसा मत करो भाई। अगर आप केवल पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो फिर कोचिंग से वो तो मैगजीन भी उठा सकते हो कहीं से भी। तो दोस्तों, कोशिश ये करो पहले एक वीडियो को क्रम वाइज, जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनके लिए भी क्रम वाइज आपके पास जो करंट में वीडियो चल रहा है जैसे 9, तो उसे तो आपको देखना ही है। लेकिन अगर आपको पूरी ये सीरीज को कंप्लीट करना है तो क्रम वाइज वीडियो देखिए। पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए और क्रम से जो है वीडियो को देखना, पूरा देखो, और फिर उसके बाद जो है उस वीडियो की पीडीएफ को रिवीजन करो, तो ये आपको फायदा होगा। अगर आप केवल पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे तो आप रटोगे, रटने के अलावा आपके पास कोई कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पहले पीडीएफ को मतलब वीडियो को अच्छे से देखो पूरा, जैसे सीक्वेंस वाइज। पहली वीडियो देखी, फिर पहली पीडीएफ से उसका रिवीजन करा, दूसरी वीडियो देखी, दूसरी पीडीएफ से उसका रिवीजन करा। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप ऐसा करोगे तो ये मैं आपसे कहता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। करंट का क्वेश्चन तो आपसे नहीं मतलब बच के जाएगा कहीं भी। ठीक है दोस्तों, बस आपको लगातार बने रहना है चैनल पर और लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और ये जो स्ट्रगल का टाइम है दोस्तों, इस समय जो है हमें अपने उद्देश्य के लिए पूरी जान लगा देनी है। और जब आप सक्सेस हो जाओगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो आज आपका स्ट्रगल है उसने आपकी जो सक्सेस है उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, फिर दोस्तों आज शुरू करते हैं फिर जो एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स है उसकी जो सीरीज चल रही है ये उसका 9th पार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया या की घोषणा करी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, भारत, फ्रांस, चीन। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है किस देश ने जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जो आंसर करते रहें, और अगर आपको नहीं पता है तो सुने वीडियो को और जहां लिखने की बात आती है वहां लिखें, और नहीं तो आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों किस देश द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाता है इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है, और उसका मकसद क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ावा देना। क्योंकि अगर हाइड्रोजन जो है मतलब एक स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और अगर हाइड्रोजन से हम ईंधन बनाने में मतलब बनाते हैं तो हम न केवल जीवाश्म ईंधन की जो निर्भरता है जीवाश्म ईंधन पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, इस पर निर्भरता को कम करेंगे, बल्कि आने वाले समय में जो है एक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और देश की जो है इकोनॉमी में उसकी बढ़ोतरी होगी। जब जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल डीजल की
आयात कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है भारत की इकोनॉमी में जो है बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा किस देश ने किया हाल ही में, तो वो है भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित, तो देखो मैंने पहले भी दोस्तों आपको ऐसे बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मैचिंग वाले, आपको ये पता करना है कि कौन सा सही मैच है कौन सा नहीं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हुए सावधानी बरतनी है। इसमें लिखा है कौन कौन सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं वर्ड को आपको बड़े हिसाब से देखना। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी करते हैं और नहीं वर्ड को ध्यान नहीं देते, कौन सा सही है एकदम टिक मार देंगे उस पर, कहानी खत्म। और बात को घर आकर जब देखते हैं नहीं वर्ड लिखा हुआ तो अफसोस होता है, अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो हमें क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है और उसके बाद जो है उसके आंसर पर जानना है। तो कौन सा मैच नहीं है? मंगलयान, भारत ने मंगलयान को भेजा। दोस्तों ये मंगल उपग्रह हैं और ये देशों के नाम है, तो किस देश का कौन सा मंगल उपग्रह है ये आपको जो है देखना है। तो मंगलयान को भारत ने भेजा था, बिल्कुल ठीक। इनसाइट मिशन फ्रांस ने भेजा था। होप मिशन यूएई ने, ये भी बिल्कुल ठीक है। यूएई का मतलब है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, ये यूएई की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो होप मिशन यूएई के द्वारा भेजा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और तियानबेन जो है ये चाइना का मंगलयान मिशन था, ये भी ठीक है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? इनसाइट मिशन जो है ये फ्रांस का नहीं है, ये किसका मिशन है दोस्तों? ये यूएसए का मिशन है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का मिशन है ये। तो इसमें कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? इनसाइट। तो आपसे पूछा जाए कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, तो सेकंड नंबर हो गया इनसाइट। ये फ्रांस की जगह क्या आना चाहिए? यूएसए। या देखो अब इसी क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बन गए। मंगलयान मिशन किसका है? भारत का। होप मिशन किसका है? मंगलयान मतलब मंगल ग्रह के लिए जो भेजा गया मिशन है होप, ये अभी भेजा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यूएई का ये पहला अरब कंट्री है जिसने मंगलयान पे मिशन भेजा है। तियानबेन फर्स्ट किसका है? चाइना का। तो ये अपने आप में क्वेश्चन 4 बन गए, एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन बन गए। तो इसी टाइप से मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं, तो जो आपकी सीरीज है तब वो 1000 वर्ष क्वेश्चन की आराम से बनेगी। ठीक है, तो इसमें आपका आना चाहिए यूएसए, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए, और बाकी सब मैच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन योजना, यानी उत्पादन से समृद्ध एक प्रोत्साहन योजना, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी ये योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? पहला स्टील उत्पादन के लिए, यानी कि स्टील उत्पादन को बढ़ाना है। दूसरा वस्त्र निर्माण को बढ़ाना है। तीसरा उर्वरक उत्पादन को। चौथा है टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए। तो दोस्तों उत्पादन से समृद्ध जो प्रोत्साहन योजना है वो भी केंद्र सरकार ने जो है टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। और इसका मकसद यही है कि भारत में जो टेलीकॉम है या फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी दवाइयां जो हैं, और जो आईटी हार्डवेयर हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाया जाए, जिससे भारत जो है आपने आत्मनिर्भर जो अभियान है, आत्मनिर्भर या वोकल से लोकल तक का जो अभियान चलाए हैं वो केंद्र सरकार ने, आत्मनिर्भर अभियान और वोकल से लोकल, ठीक है नहीं, तो इन दोनों अभियानों को गति मिल सके, तो इसलिए जो केंद्र सरकार ने उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन योजना टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो देखो नीली अर्थव्यवस्था था, नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मछली के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। लेकिन यह बात हो रही है नीली अर्थव्यवस्था की। आप इस चक्कर में बता देना कि पढ़ा हो कि नीली क्रांति,
तो उससे जोड़ो इसे नीली अर्थव्यवस्था को। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? पहला है ज्यादा मछली पालन से या मछली के उत्पादन से। तो ज्यादा मछली के उत्पादन से, वो मैंने अभी आपको बताया नीली क्रांति है। तो ये आपके पास दूसरा है समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग से। तो देखो समुद्री संसाधनों में कई आते हैं, मछली पालन उत्पादन भी आता है और भी कई सारी चीजें आती हैं, खेती भी आती है, समुद्री खेती। तो उनके संधारणीय उपयोग का मतलब हमें उनका उपयोग ऐसा करना है जो समुद्र का जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है वो भी बनी रहे, ठीक है नहीं, और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। तीसरी अर्थव्यवस्था में ज्यादा नील की खेती के उत्पादन से या जीडीपी में समृद्धि से। तो दोस्तों नीली अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो आपका समुद्र, जो इसमें सबसे लॉजिकल ऑप्शन है समुद्री संसाधनों की संधारणीय उपयोग से है, ठीक है। यानी हमें समुद्र के संसाधनों का इस प्रकार यूज करना है कि समुद्र की इकोलॉजी जो है उस पर भी कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े और हम लोगों की नीड भी पूरी होती रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए नीली अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस लेवल तक का क्वेश्चन है ये। तो समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपकी सफलता में एक जो है पात्र काम कर सकता है, तो दोस्तों 1 मिनट सारा लगता है। जैसे आपने वीडियो खोला, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें वीडियो को, जिससे आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो। और वीडियो को मतलब सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आने वाली जो कोर्सेज शुरू होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाला कोई भी चेंज हो रहा है या कोई भी मतलब बदलाव हो रहा है चैनल का, कोई भी आपके पास नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो सारे जानकारी आपको जो है मिलती रहेगी डेली की डेली, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं उनसे संबंधित पीडीएफ या अदर्स जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल जो है वो ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल के नाम से है, ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और ये फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है नहीं, चैनल हमारे चैनल को फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको चैनल से जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या चैनल से संबंधित आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। लगे रहें, पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो नए व्यूअर्स आए हैं उन्हें कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए किस देश के साथ $50 करोड़ के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी भारत ने जो है अपनी जो सी कैपेसिटी है, समुद्री क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ $50 करोड़ का जो है रक्षा समझौता किया है? तो दोस्तों अभी भारत ने जो है मालदीव के साथ जो है $50 करोड़ का रक्षा समझौता किया है। और ये जो पैसे दिए जाएंगे मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट किस फॉर्म में दिए जाएंगे दोस्तों? ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में मतलब आपने कर्ज लिया और जितने पैसे आप अकाउंट से निकालोगे उसी पे ब्याज लगेगा और बाकी पे ब्याज नहीं लगेगा। मान लो सपोज करो आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए बैंक से, तो आपने 50,000 रुपए निकाले, 50,000 आपके बैंक में ही है, तो आप पे केवल 50,000 रुपए पे ब्याज लगेगा, ना कि 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऋण जिसपे जितनी राशि आपने खर्च की है उसी पे मतलब ब्याज लगता है, उसे बोला था लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो अभी भारत ने जो है मालदीव के साथ जो है ये हस्ताक्षर किए हैं रक्षा समझौते पर। इसमें क्या होगा, मालदीव है वो अपनी रक्षा जो मालदीव क्या काम करेगा, अपने जो रक्षा
प्रोग्राम से मतलब रक्षा से संबंधित यानी सेना से संबंधित से रिलेटिव जो प्रोग्राम है उन पर खर्च करेगा, यानी कि अपनी जो है सैन्य ताकत को बढ़ाएगा मालदीव। और भारत ने जो कि ये मदद करी है तो इससे ऑटोमेटिकली भारत की भी समुद्री क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो वो है आपका आंसर मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है दोस्तों वो चर्चा में रही। क्यों रही चर्चा में? आपने देखा होगा सब मतलब जो यूपी में एक जिला पड़ता है अमरोहा, उसमें एक मतलब महिला है शबनम, उन्होंने अपने घर वालों की डेथ, 7 मर्डर हुए थे, तो बामनखेड़ी हत्याकांड के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो अभी उस महिला की जो मतलब उन्हें फांसी की सजा हुई है, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास जो है दया याचिका भेजी। तो वो पहली महिला है जिसे फांसी की सजा दी गई है लगभग भारत में। तो अभी राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका पे निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उस समय वो चर्चा में रहा राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है दोस्तों किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है ये हमें बताना है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल आपके पास 72 के अंतर्गत आती है। और बाकी ये आर्टिकल किससे रिलेटिव है ये भी बता देते हैं आपको। तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये जो आर्टिकल आर्टिकल 161 ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से रिलेटिव है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित। तो दोस्तों ये राज्यपाल की आर्टिकल अगर पूछा जाए कि जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति होती है वैसे ही जो है स्टेट में राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल की किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 161 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति की जो है आर्टिकल 72 के। लेकिन दोनों की शक्तियों में अंतर इतना है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी की डेथ को भी माफ कर सकता है, ठीक है नहीं, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल जो 112 है ये केंद्रीय बजट से संबंधित है, ये बजट से संबंधित है। और जो आर्टिकल 100 ये आपके पास 110 है ये धन विधेयक, धन विधेयक या इसे बोलते हैं मनी बिल से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। धन विधेयक क्या होता है? यानी जहां पैसे से लेन देन का जो है के बारे में होता है, तो सरकार तय करती है, लोकसभा का स्पीकर जो है वो ये तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये उसकी एक पावर होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एक ये मिल जाता है कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, तो लोकसभा के स्पीकर को, ये भी आपको याद रखना है। तो राज्यपाल की पावर जो क्षमादान शक्ति है वो आर्टिकल 161, आर्टिकल 112 जो है वो केंद्रीय बजट से संबंधित है, और आर्टिकल जो है 110 जो है वो मनी बिल से संबंधित है, और आर्टिकल 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 5वां क्वेश्चन ये हो जाता है कि मनी बिल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? ये लोकसभा के स्पीकर को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजद्रोह कानून चर्चा में रहा, ये जो है कौन सी धारा? तो निम्नलिखित में ये धाराएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी राजद्रोह से संबंधित है? दोस्तों कई केसेस में राजद्रोह कानून चर्चा में बना ही रहता है, कहीं ना कहीं जो है ऐसी कोई घटना घट जाती है या कोई एक्टिविस्ट या किसी टाइप से कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, ठीक है, और सरकार को लगता है कि इसने गिरी हुई सरकार को गिराने के लिए बात बोली है या जन असंतोष भड़काने के लिए बात बोली है सरकार के खिलाफ, तो
तो सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती है और उस पर राजद्रोह का केस लगाती है। तो ये किस धारा के तहत आता है, किस सेक्शन के तहत आता है दोस्तों? ये आपके पास आईपीसी की, देखो अगर आपको पता हो तो आंसर करते रहें, 140, 24A, 23A, 112A। तो ये आपके पास दोस्तों इंडियन पैनल कोड जो है, जिसे आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पैनल कोड की जो सेक्शन है 124A के तहत जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें बस राजद्रोह की परिभाषा जो है वो दी हुई है आर्टिकल 124A में। इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि विजुअल रूप से यानी दिख रहा है, हाँ साहब ये सरकार के खिलाफ जो है सरकार को गिराने का प्रयास कर रहा है, चुनी हुई सरकार को, ठीक है नहीं, कोई मतलब विजुअल रूप से या अनविजुअल रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का विभिन्न तरीकों से गिराने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये आईपीसी की जो सेक्शन है 124A के तहत दर्ज किया जाता है। और इसमें दोस्तों ये गैर जमानती है। गैर जमानती का मतलब अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसकी जमानत नहीं होगी। और इसमें दोस्तों 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा है दोस्तों। आजीवन कारावास भी हो सकता है इसमें, 3 साल से आजीवन कारावास, और या फिर कुछ कारावास और कुछ जो है आर्थिक रूप से दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है राजद्रोह का जो संबंध है वो किस सेक्शन से है, सेक्शन 124A। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे पुरातात्विक संस्थान तेलहांडा और चिरांग ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये दोनों जो है पुरातात्विक संस्थान है, तेलहांडा और चिरांग। तेलहांडा जो है वो नालंदा में है और ये चिरांग जो है ये सारण जिले में है। अब आप समझ ही चुके हो किस राज्य में है। तो दोस्तों ये आपके पास बिहार में। अभी हाल ही में जो तेलहांडा में जो है खुदाई चल रही है, यहाँ से जो है अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि नालंदा में जो है, नालंदा से भी पहले कोई मतलब स्कूल रहा था, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहा था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये पुरातात्विक संस्थान कहाँ है तो बिहार में है। ये तेलहांडा नालंदा में है और ये सारण में है, चिरांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने हाल ही में अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों अभी भारत ने जो है वो इथियोपिया देश है अफ्रीका का, ठीक है ना, ये कहाँ है? अफ्रीका में, ये अफ्रीका में है देश इथियोपिया। इसके साथ अभी जो है वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने 2020 का जो हिंदी वर्ड चुना है वो आत्मनिर्भरता को चुना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ड को चुना है हिंदी वर्ड, तो आत्मनिर्भरता को। ऑक्सफोर्ड की जो वो आती है आपके पास डिक्शनरी जो होती है उसमें, ठीक है। तो पूछा जाए तो आत्मनिर्भरता को हिंदी वर्ड चुना 2020 को। अगला क्वेश्चन है आपका, 19 फरवरी 2021 को उड़िया का मतलब भाषा है उड़िया, ओडिशा की दोस्तों, ओडिशा की ये ओडिशा की भाषा है दोस्तों, ये ओडिशा की भाषा है आपके पास। तो हाल ही में जो है आपके पास
19 फरवरी 2021 को उड़िया की किस फिल्म को ऑस्कर के रेस में जो है शामिल किया गया? उड़िया भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है? तो ये आपको देखना है दोस्तों, किस भाषा को किया गया आपके पास, ये किया गया आपका, सॉरी अब दोबारा पढ़ता हूं मैं, कि 19 फरवरी 2021 को उड़िया की किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो नंबर फर्स्ट है जल्लीकट्टू, दूसरा कलीर अतीत, और तीसरा बिट्टू, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उड़िया भाषा की जो फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए 2021 के लिए नामित किया है वो आपके पास है कलीर अतीत। ये फिल्म दोस्तों जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को लेकर है, को लेकर के लिए है, या के संबंध में है। यानी इस फिल्म में ये बताया गया कि जलवायु परिवर्तन कैसे, मतलब मनुष्य के जो जीवन है उस पर कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर 2021 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है कलीर अतीत को, किससे संबंध है? जलवायु परिवर्तन से, और किस भाषा में? उड़िया भाषा में। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो एक आपके वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है नहीं, बोला जाता है सीवी रमन। तो मतलब डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सर लगाते हैं, वैसे तो नाम क्या आ गया, इनके नाम के आगे सर लगा हुआ था क्योंकि यहाँ इन्हें पुरस्कार दिया था तो सर लगा था। सर नाइटहुड की उपाधि में मिली थी, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये एक इंडियन मतलब भारतीय वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने दोस्तों एक खोज की थी रमन प्रभाव की, रमन प्रभाव की। इसी चीज के लिए दोस्तों ने नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो वैज्ञानिक हैं इनका जो खोज थी रमन इफेक्ट, इसे याद रखने के लिए हर 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है नहीं। तो अगर राष्ट्र पूछा जाए सर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक के संदर्भ में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की, और किस खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो रमन प्रभाव के, ठीक है। अब इस जो वर्ष है इसकी थीम क्या थी, ये जो 2021 है उसकी थीम थी दोस्तों, थीम साइंस कोमा टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट एजुकेशन, कोमा स्किल एंड वर्क। तो दोस्तों ये इसकी थीम थी, ठीक है नहीं। अगर पूछा जाए थीम क्या थी, तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट एजुकेशन स्किल एंड वर्क, आपके पास ये थीम थी। और अगर इसे हिंदी में लिखना है तो साइंस का मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी, इनोवेशन का मतलब नवाचार। तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, ठीक है नहीं। और फिर शिक्षा, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, स्किल का मतलब कौशल, और वर्क का मतलब कार्य, ठीक है नहीं। तो साइंस टेक्नोलॉजी और जो नवाचार है उसका शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव, इसका ये हिंदी मीनिंग्स होगा।
एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती। कि विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार का शिक्षा कौशल और कार्य पर प्रभाव। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्ड हो गया और इंग्लिश में थीम मैंने लिखी दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। इसके किस वैज्ञानिक की याद करने के लिए मनाया जाता है, तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को। और किस खोज के लिए, रमन प्रभाव के। और थीम क्या आती है, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आप याद रखोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और इसकी जो थीम है वन कॉल फॉर सोशल जस्टिस। वन कॉल फॉर सोशल जस्टिस। इसकी थीम आपके पास ये है, वन कॉल फॉर सोशल जस्टिस। ठीक है नहीं, एक मिनट। तो आपके पास दोस्तों इसकी जो थीम है, वन कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। तो ये इसकी थीम है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और इसकी थीम क्या थी, वन कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। तो ये इसकी थीम थी। थीम भी आपको याद रखनी है, कभी कभी थीम भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस है ये सारे जो आते हैं एग्जाम में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपके पास ये मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ठीक है, ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है, ये इसकी थीम है आई विल, मैं हूं मैं रहूंगा। ठीक है नहीं, इसकी थीम थी आई विल। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। थीम क्या है, आई विल, यानी मैं हूं मैं रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक, ये पुस्तक जो है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, किस व्यक्ति से संबंधित है। यानी दोस्तों ये जो पुस्तक है किस व्यक्ति ने लिखी है। पहला ऑप्शन है हामिद अंसारी जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। दूसरा वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तीसरे दलाई लामा। और चौथा है शिव खेड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है। और ये दलाई लामा जो है वो तिब्बती आध्यात्मिक नेता है जो इस समय भारत में जो है रह रहे हैं। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये दोस्तों लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, बुक काफी फेमस बुक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता है। ठीक है, जो भारत में रह रहे हैं, धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक दोस्तों एक्सरसाइज हुई है, युद्ध अभ्यास, वो किन किन देशों के बीच हुई है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच हुई है राजस्थान में। ठीक है, दोनों में जो है जो सैन्य कोऑपरेशन है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ाकर पूछा जाए युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किसके बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया आपका, बताओ अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें। ये लॉन्च किया गया आपका पंजाब में। पंजाब सरकार ने जो है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है और इनका उद्देश्य है 2022 तक पाइप के द्वारा हर घर तक पानी पहुंचाना, पानी उपलब्ध कराना। तो दोस्तों आपके पास जो है अगर पूछा जाए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा? पंजाब के द्वारा। उद्देश्य क्या है? 2022 तक हर मतलब घर के अंदर पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना। और दोस्तों केंद्र सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन। इसमें क्या है 2024 तक हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2024 तक और जो पंजाब सरकार है वो 2022 तक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? यानी वह कौन है जो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है दोस्तों? पहला है भावना कांत, दूसरा है स्वाति राठौर, तीसरा आयशा अजीज, चौथा है किरण आहूजा। तो भारत की जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है दोस्तों वो आपके पास है आयशा अजीज। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। तो ये आपके पास 25 साल की उम्र में जो है भारत की महिला पायलट बनी है सबसे कम उम्र में। और ये भावना कांत जो है ये गणतंत्र दिवस में जो एयरफोर्स की परेड थी उसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। और स्वाति राठौर जो है जब गणतंत्र दिवस में जो राजपथ है यानी कि इंडिया गेट से और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो मतलब पाथ है, रास्ता है, उसे राजपथ बोलते हैं। उस पाथ पे इन्होंने जो है MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाया था, ठीक है। और ये जो है परेड में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी, पहली महिला है जो एयरफोर्स की परेड में शामिल हुई थी, भावना कांत। और स्वाति राठौर जो है वो वो राजपथ पे इन्होंने MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ाया था। और आयशा जी जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखो पहला ऑप्शन है शिंजो अबे को, जो इस बार के दोस्तों ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं? टोक्यो में। कहाँ है ये टोक्यो? ये जापान में, आपका जापान की राजधानी है दोस्तों। अगर आपसे पूछा कि इस बार के ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो में। 2020 में होने थे, पोस्टपोन हो गए थे। तो जो ओलंपिक मतलब जो ओलंपिक करा रहा है वो आयोजन जो है उसकी समिति का अध्यक्ष कौन है? शिंजो अबे या योशिहिडे सुगा या सीको हाशिमोतो या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो ये शिंजो अबे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व PM है जापान के। और ये जो है वर्तमान PM है। और ये जो है पूर्व खिलाड़ी है, पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो ओलंपिक का आयोजन करेगी समिति उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? इन्हें चुना गया है सीको हाशिमोतो को। ये पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी हैं जो कई बार जो है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग ले चुकी है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि आयोजन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? सीको हाशिमोतो को, ठीक है। तो और ये होंगे कहाँ पे आपके पास ओलंपिक? ये जापान में होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है?
ये दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए और प्रबंधन के लिए एक संस्थान बनाने की घोषणा की है केंद्र। वो कहाँ की, आपके पास चेन्नई में। ये केंद्र भूमि की संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा श्री विल्लीपुथुर और मेघामलाई टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। मतलब केंद्र सरकार ने अभी श्री विल्लीपुथुर और मेघामलाई टाइगर रिजर्व को जो है मंजूरी दी है। ये टाइगर रिजर्व जो है किस प्रदेश में है दोस्तों? ये टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। और ये जो पुथुर मेघामलाई जो दोस्तों टाइगर रिजर्व है, ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। तो अभी केंद्र सरकार ने इस टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। और यहाँ इस टाइगर रिजर्व से टाइगर रिजर्व से दोस्तों बेगई नदी बहती है। बेगई नदी बहती, ये भी याद रखना। देखो एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये भारत का कौन सा 51वां का टाइगर रिजर्व है। दूसरा, इस टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है? बेगई नदी। तीसरा, तमिलनाडु का 5वां है। और चौथा, ये खुद एक टाइगर रिजर्व जो है श्री विल्लीपुथुर, वो किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है वो आपकी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी की गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। और इस रिपोर्ट में इसने ये बताया कि 2019 में जो है लगभग 16.5 लाख लोग जो है वो अकाल मृत्यु से मतलब डेथ हुई है उनकी, यानी खुद नहीं मरे, एक्सीडेंट के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा वो खत्म हुए हैं, प्रदूषण के द्वारा या किसी के भी द्वारा, अकाल मृत्यु के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया। तो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा। और इसमें यह भी बताया गया कि प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई है? यूपी में, जो प्रदूषण से सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है, नंबर पहले स्थान पर यूपी है, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर दोस्तों बिहार है। इन स्टेटों में प्रदूषण से ज्यादा मौतें हुई हैं। और ये बस तुम्हें रिपोर्ट का नाम याद रखना है, स्टेट फॉर इंडिया एनवायरमेंट, और किसके द्वारा जारी की गई है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास एन.के. सिंह थे। और इनका जो कार्यकाल है इस आयोग का कार्यकाल वो दोस्तों 2020 से 2025 तक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह। और इस आयोग का कार्यकाल कितना? 2020 से 2025। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको क्या काम करना है? वीडियो को पूरा देखना है, और फिर उसके बाद पीडीएफ से उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, और जहां प्रॉब्लम आती है वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को इस वजह देखना क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन बताता हूं, तो उससे आपकी नॉलेज में एडिशन होगा। और अगर पीडीएफ को ही देखोगे तो आप केवल जैसे दुकान से मैगजीन ले आते हैं वो सिचुएशन हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, उससे अपना लॉस करोगे आप। ठीक है, तो इस वजह से पहले वीडियो देखो, उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने निजी सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए जो 75% जो है आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? तो दोस्तों अभी हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने जो है, जो निजी सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है, उसमें हरियाणा के लोगों को
75% आरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने, याद रखेंगे, हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% को आरक्षण को मंजूरी दी है। आगे क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन आपका न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जन औषधि सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया जाता है आपके पास 1 मार्च से 7 मार्च के बीच। देखो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको डिस्कस कराने का मतलब है कि आपको चीजें याद कराई जाए, समझाते हुए आपको याद करवाया जाए। ठीक है, फिर जब आप एक बार अच्छे से वीडियो पूरा देख लोगे और उसके बाद जब पीडीएफ को प्रैक्टिस करोगे तब आपका जो है वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो ये हमारी कोशिश है कि आपको कैसे तैयार करा जाए। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है जन औषधि सप्ताह का आयोजन कब किया है? 1 मार्च से 7 मार्च के बीच, और इसकी थीम थी दोस्तों सेवा भी रोजगार भी। यानी डॉक्टर लोग क्या काम करते हैं? सेवा भी कर रहे हैं बेचारे मरीजों की, मानवता की, और रोजगार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थीम ही कई सारी हो जाती है, कभी कभी थीम में प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये ह्यूमन गलती होती है मनुष्य की, भाई ह्यूमन नेचर होता है, सारी चीजों को याद नहीं रखा जा सकता, तो हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। देखो आपके पास भारत सरकार द्वारा जन औषधि सप्ताह कब लागू किया गया है? शुरू मतलब मनाया गया 1 मार्च से 7 मार्च के बीच। थीम थी सेवा भी रोजगार भी, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और वन्य जीवों के संरक्षण, यानी कि जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम है दोस्तों, इसकी थीम आपके पास फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड फॉर सस्टेनेबल मैन एंड, सॉरी मैन नहीं प्यूपिल है दोस्तों, है ये आपके पास फॉर सस्टेनेबल प्यूपिल एंड प्लेनेट। तो दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, और इसकी थीम है कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, ये काट के फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड फॉर सस्टेनेबल पीपल एंड प्लेनेट, इसकी ये थीम है। ठीक है, बस थीम आपको याद रखनी है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है वो आपको याद रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पतन पोत और जो परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है दोस्तों अभी एक मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजित की है, तो वो किस औद्योगिक संस्थान के साथ मिलकर आयोजित की है? यानी आपका जो जलमार्ग मंत्रालय है उसने अभी मैरीटाइम का मतलब समुद्र से संबंधित होता है, मैरीटाइम का मतलब इंडिया समिट आयोजित की है, और किस औद्योगिक संस्थान के साथ मिलकर की है?
तो वो आपके पास औद्योगिक संस्थान है दोस्तों फिक्की। फिक्की जो है भारत का सबसे पुराना औद्योगिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि मैरीटाइम इंडिया समिट किस औद्योगिक संस्थान के साथ साझेदारी में हुई? फिक्की की। और फिक्की भारत का सबसे पुराना जो है औद्योगिक संस्थान है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है ये विनेश फोगाट एक महिला पहलवान है भारत की। इन्होंने 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। एक आपका क्वेश्चन ये हुआ, एक दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो विनेश फोगाट है ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र पहलवान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है, केवल अकेली महिला पहलवान है ये, ठीक है नहीं, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली। और इन्होंने 24वीं आउट स्टैंडिंग जो यूक्रेन की कुश्ती प्रतियोगिता है उसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट नाम याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस जो है वो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। और ये लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। देने के लिए, ठीक है। अगर आज पूछा जाए शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मार्च को। और किस लिए मनाया जाता है? लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, यूएन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य द्वारा भारत का पहला खिलौना क्लस्टर बनाया जा रहा है? दोस्तों आपने एक बात देखी होगी, जितने भी खिलौने बातें हैं आप देखते होंगे अपने मतलब देश में मार्केटों में सब चाइनीज के होते हैं। चाइनीज जो है खिलौने ज्यादा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान ज्यादा बनाता है। तो इसी संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आपके पास कर्नाटक राज्य है दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने जो है खिलौना क्लस्टर बनाया, भारत का पहला, ये भी ध्यान रखना है, भारत का पहला खिलौना क्लस्टर। यानी पहला वर्ड जो है वो अपने आप क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बना देता है। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहां बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। और ये क्यों बनाया जा रहा है? मतलब जो भारत का आत्मनिर्भर अभियान जो है और वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है उसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के कौन से राज्य में बनाया जा रहा है पहला खिलौना क्लस्टर? कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा किसे भारत भारती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हिंदी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश का, उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत भारती। तो इससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर सूर्यवाला को। ये महाराष्ट्र की जो है, ये महाराष्ट्र की साहित्यकार हैं। और दोस्तों इनकी जो कृति है वो ये है कि कौन देश को जानी, इस टाइप से इनकी एक कृति है। और इनके उत्कृष्ट लेखन के लिए जो है कौन देश को बासी, ये इनकी कृति मतलब इनके द्वारा लिखा हुआ जो है संग्रह है। और इनके उत्कृष्ट लेखन के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला है हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए। डॉक्टर सूर्यवाला को कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत भारती सम्मान किसे मिला है तो महाराष्ट्र की साहित्यकार हैं डॉक्टर सूर्यवाला को।
और ये जो दयानंद पांडे हैं, ऑप्शन पहला, इन्हें आपके पास लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया है। मतलब सबसे बड़ा सम्मान कौन सा? भारत भारती, और उसके नीचे के सम्मान जो है वो इन लोगों को दिए गए हैं, लोहिया साहित्य सम्मान। और ये तरुण विजय जो है ना, हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है, हिंदी गौरव सम्मान, ये भी याद रख लो, कभी आ जाते हैं। और ये रामेश्वर प्रसाद मिश्र जो हैं, इन्हें महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपसे पूछा जाए लोहिया साहित्य सम्मान किसे दिया गया, तो दयानंद पांडे को। हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तरुण विजय को। ये दयानंद पांडे जो हैं, ये तरुण विजय दिल्ली के हैं, दयानंद पांडे भी ये पता नहीं, ये इनका स्टेट का नाम नहीं पता। लेकिन रामेश्वर प्रसाद मिश्र जो हैं, इन्हें क्या दिया गया है? महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सम्मान कौन सा किसे मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नंबर 1 है भारत भारती सम्मान, डॉक्टर सूर्यवाला को। और दूसरा नंबर है मतलब लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे को, हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय को, और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान रामेश्वर प्रसाद मिश्र को। किसने दिया है? भारत उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा PSLV 51 क्या है? तो दोस्तों PSLV 51 जो है वो इसरो का उपग्रह को लॉन्च करने वाला एक रॉकेट है। और इसरो क्या है आपके पास? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। वो जो उपग्रह को लॉन्च करती है वो PSLV के द्वारा ही करती है, ठीक है। PSLV की, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नी, इसरो। और PSLV की फॉर्म क्या दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपके पास PSLV की, ये जो इसरो है भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है रॉकेट है जो उपग्रह को लॉन्च करता है। और इसकी सटीकता दोस्तों और सफलता इतनी जबरदस्त है कि इसे इसरो का घोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है नी। जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा ताकत होती है उसमें, और अपने सवार को जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकता है। तो इसी टाइप से इसरो को जो है, इसरो का जो है PSLV को घोड़ा कहा जाता है। ये इसकी सटीकता और सफलता बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस, किसे भारतीय टेबल, देखो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये दुष्यंत चौटाला को जो है भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष कौन किसे चुना गया? दुष्यंत चौटाला को। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये भारत के जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 लॉन्च किया गया है। और इस मेले में क्या हुआ? 27 राज्यों के 300 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। समूहों ने भाग लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सरस आजीविका मेला किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आपके पास, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। कहाँ आयोजित किया गया है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा। तो ये नोएडा में आयोजित किया गया है, जहाँ 27 राज्यों के 300 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया है, ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में किस पौधे में चुंबकीय गुण पाया जाता है? दोस्तों हाल ही में जो अध्ययन किया गया है उसमें वीनस फ्लाईट्रेप जो पौधा है उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसमें जब कोई कीट इसकी ओर आता है तो ये
चुंबकीय संकेत छोड़ता है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र जो है क्रिएट होता है, फिर उसे ये अपनी पत्तियों में मतलब दबा लेता है। ठीक है, पूछा जाए कि किस पौधे में चुंबकीय गुण मिले हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप में। और ये दोस्तों घटवर्णी पौधा जो होता है ये भी जो है कीट पतंगों का जो है भक्षण करता है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। ठीक है, ये भी कीट पतंगों का भक्षण करता है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और लाइकेन जो पौधा है दोस्तों ये प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ग्लेशियर टूटने के कारण उत्तराखंड का जो चमोली जिला है उसमें काफी तबाही मची, यानी कि फ्लड आई वहां पे, और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया ग्लेशियर टूटने से चमोली जिले में। तो ये जो चमोली जिला है दोस्तों ये किस आंदोलन की पृष्ठभूमि रहा है या किस आंदोलन की जो है जन्मभूमि रहा है? तो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है दोस्तों जहां ग्लेशियर टूटने से भी बाढ़ आई थी, ये चिपको आंदोलन जो है जो 1973 में शुरू हुआ सुंदर बहुगुणा द्वारा। एक पर्यावरणविद थे सुंदर बहुगुणा, उन्होंने दोस्तों इसे शुरू किया। इसमें क्या था, जो लोग पेड़ काटने के लिए जा रहे थे तो चिपको आंदोलन में लोग पेड़ से चिपक जाते थे, यानी कि उसकी जो है अपने हाथों में पेड़ को भर लेते थे और लोगों को काटने नहीं देते थे पेड़ को। तो उसी से फेमस हुआ चिपको आंदोलन। वैसे चिपको आंदोलन जो है 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था राजस्थान में, अगर मूल रूप से देखा जाए तो, लेकिन फेमस जो हुआ ये 1973 में हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। और ये आपके पास वैसे राजस्थान में ये शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी में बिश्नोई समुदाय द्वारा, और अमृता देवी जो है इसकी फेमस नेता रही थी। मतलब 18वीं सदी में मूल रूप से लिख देना, मूल रूप से ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास बिश्नोई समुदाय आवे तो बिश्नोई समुदाय लिखेंगे आंसर, अगर सुंदरलाल बहुगुणा आवे और चमोली जिला आवे तो वो लिखेंगे। 18वीं सदी में शुरू हुआ राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा। और इसकी नेता कौन रही थी, अमृता देवी ये दोस्तों नेता रही थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है मूल रूप से कब शुरू हुआ, 18वीं सदी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा। और ये फेमस कब हुआ, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा और चमोली जिले से। ठीक है, तो चमोली जिला किसे प्रसिद्ध था, चिपको आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो दोस्तों अभी जो है इसने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है वो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया है। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने क्या काम किया है दोस्तों, सीमा पार जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इसने काम किया है। और इसी संदर्भ में जो है इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम, देखो ये ध्यान कर लेना, प्रथम पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये अभी आपका केरल में कोची में स्थापित किया गया है। यहाँ क्या होगा, आपके पास क्रूज टर्मिनल है पूर्ण अंतरराष्ट्रीय, यानी हर प्रकार की यहाँ सुविधा होगी। और यहाँ आपके पास दोस्तों सीमा शुल्क है, CISF जो फोर्स होती है औद्योगिक संस्थान की सुरक्षा के लिए, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है कागजात एक ही जगह मिलेंगे, जिससे क्या होगा, जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो व्यापार है उसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये कहाँ शुरू किया गया है, केरल के कोच्चि में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा झारखंड के हजीराबाद में प्राचीन बौद्ध मठ मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। और इस बौद्ध मठ का बौद्ध धर्म में प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? दोस्तों जो झारखंड के हजीराबाद में एक जो है बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, तो उसका यूज किस लिए किया जाता है दोस्तों? बौद्ध मठ जो होता है उसका यूज किया जाता है बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी निवास के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रय के रूप में किया जाता है मठ का यूज। जैसे मठ होता है तो मठ में जो है बौद्ध भिक्षु रहते हैं सब लोग,
सब लोग यहाँ रहते इकट्ठे होके, ठीक है। लेकिन जैसे कालांतर में हम बढ़े तो मठ को दोस्तों, जो बौद्ध मठ होता है उसके 3 भाग जो है बौद्ध धर्म से जुड़ गए। एक तो बिहार, यानी मठ को आने मतलब समय के अंतराल में जो है 3 चीजों में बांट दिया गया। पहला आपके पास बिहार, बिहार है। दूसरा आपके पास दोस्तों चैत्य, और तीसरे पर आपके पास स्तूप। अब हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों बिहार क्या है। तो बिहार तो आपके पास जो है दोस्तों ये आश्रय स्थल है, यानी जहां पे आपके पास बौद्ध भिक्षु रहते हैं। और ये जो चैत्य हैं ये उपासना स्थल है जहां वो लोग पूजा करते हैं। और ये आपके पास जो है समाधि स्थल है, यानी भगवान बुद्ध के जो भी उनके अवशेष रहे थे बॉडी के, वो जहां जहां दोस्तों रखे गए वहां स्तूप बना दिए गए, तो उन्हें कहा गया समाधि स्थल, ठीक है नहीं। जैसे सारनाथ का स्तूप है, ठीक है, माउंट आबू पे भी आपके पास। और एक आपके पास चैत्य क्या होते हैं दोस्तों, चैत्य गृह, वो उपासना स्थल होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं ऐसी चैत्य होते हैं। और बिहार जो है, बिहार जो होते हैं निवास स्थान, यानी बौद्ध भिक्षु यहाँ रात को मतलब इकट्ठे रहते हैं और चैत्य में उपासना करते हैं, बिहार में रहते हैं। और स्तूप जो है वो समाधि स्थल है, यानी भगवान बुद्ध के अवशेष जहां जहां रखे गए वहां स्तूप बना दिए गए। तो फिलहाल हजीरा बाग में जो है बौद्ध मठ जो मिला है उसका मतलब क्या है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान से है, यानी स्थायी आश्रय के रूप में, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट सही हो जाता है। तो दोस्तों आज ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ आज का। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, मैंने पूरे मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है और कोशिश किया कि हर चीज को क्लियर करने की, और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और पढ़ने में आपको भी मतलब मजा आया होगा। बस आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक आप वीडियो को देखोगे तो आपकी नॉलेज में जो है एडिशन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं मौखिक बताता हूँ। वीडियो को देखने के बाद एक बार सारी वीडियो को, उसके बाद आप पीडीएफ को रिवीजन के लिए यूज करोगे तो आपको फायदा होगा, वरना दोस्तों कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप दुकान से मैगजीन ले आते हो और उसे रटते हो, फिर वैसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं। पहले वीडियो देखो अच्छे से पूरा, उसके बाद जो है पीडीएफ से वो उसे रिवीजन करो, और कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो फिर दोबारा वीडियो देख लो एग्जाम के पास में आके, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, जो नए व्यूअर्स हमारे उन्हें अच्छा लगा, तो बाकी और क्लास कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए या बराबर क्लास को कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल जो है ओनली एग्जाम ऑफिशियल के नाम से, उससे ज्वाइन करें। और फेसबुक पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है चैनल को ज्वाइन करने में कुछ, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। बस आपको अच्छे से मेहनत करते रहना होगा दोस्तों। और ये जो आपको टाइम मिला है, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, इसमें आपको निराशा नहीं रहना है, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। जो इस टाइम में कंटिन्यूटी को बना कर रखेगा तो दोस्तों वो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा और वो अपने लक्ष्य को जो है पूरा कर पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि खुली आंखों से सपने देखा करो, ना कि बंद आंखों से। और खुली आंखों से जो सपने देखते हैं लोग, उनके सपने पूरे होते हैं, ठीक है। आगे आप कल मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर आने के लिए। और कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।